हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल शेप माय फ्यूचर। फ्रेंड्स, आज हम इंटरनेशनल बिजनेस के बारे में डिस्कस करेंगे। इंटरनेशनल बिजनेस, सबसे पहले बात आती है व्हाट इज़ इंटरनेशनल बिजनेस। इंटरनेशनल बिजनेस मीन्स द एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, रिसोर्सेज, नॉलेज एंड स्किल अमंग इंडिविजुअल एंड बिजनेस इन टू और मोर कंट्रीज। दो या दो से ज़्यादा देशों के बीच में आपस में जो वस्तुओं का और सेवाओं का या नॉलेज का और स्किल का लेन देन होता है उसको जो है हम इंटरनेशनल बिजनेस कहते हैं। यहाँ पे एक बात ध्यान में रखने वाली है, यहाँ पे गुड्स एंड सर्विसेज ही नहीं लेंगे हम, यहाँ पे रिसोर्सेज, नॉलेज, स्किल, जैसे कि डॉक्टर्स, ठीक है, या आप जो है किसी की स्किल का स्पेसिफिक जो है यूज़ कर रहे हैं, लाइक आप FB यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो मार्क जुकरबर्ग ने बनाई है, बेसिकली अमेरिकन है, लेकिन हम यूज़ कर रहे हैं तो ये क्या है, एक्सपोर्ट है। Transactions that are carried out across national border to satisfy the objective of individual and organization। और ये जो इंटरनेशनल बिजनेस होता है इसमें जो लेन देन होता है, जो ट्रांजेक्शन्स होती हैं, वो एक दोनों देशों की आवश्यकताओं को और उद्देश्यों को पूरा करने के लिए होती हैं। All commercial transactions that take place into two or more countries, जो इसमें आती हैं, ठीक है, जो भी व्यापारिक गतिविधियाँ आती हैं वो हैं प्राइवेट एंड गवर्नमेंट, सेल, इन्वेस्टमेंट, लॉजिस्टिक, ट्रांसपोर्टेशन। आगे बात करते हैं नेचर की। तो इंटरनेशनल बिजनेस के नेचर की अगर हम बात करें तो फर्स्ट आता है एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन एंड टाइमली। इंटरनेशनल बिजनेस जो है इसमें जो भी डीलिंग होती है वो एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन के बेस पे होती है और बिल्कुल टाइमली होती है। द साइज ऑफ द इंटरनेशनल बिजनेस, इंटरनेशनल बिजनेस का साइज़ जो है वो बहुत बिग होता है, क्योंकि इसमें ज़रूरी नहीं है कि हम एक ही कंट्री को जो है कवर कर रहे हैं, हम इसमें सो मैनी कंट्रीज़ को जो है वो कवर कर सकते हैं। मार्केट सेगमेंटेशन बड़ा होता है, ठीक है। और स्पेसिफिक हम जो है जैसे कि हम जो है बेबी क्लोथ्स बनाते हैं, तो ये कंट्री A है, B है, C है, इसमें क्या है, हम बेबी क्लोथ्स के जितने भी मार्केट सेगमेंट हैं उनको कवर कर सकते हैं। तो मार्केट सेगमेंटेशन एक कंट्री में ना होके अनेक कंट्रीज़ में हो गया, जिससे ये बिग हो गया। इंटरनेशनल मार्केट हैव मोर पोटेंशियल एंड देन डोमेस्टिक मार्केट। वो सही बात है, पोटेंशियल भी ज़्यादा होगा, एरिया वाइड है तो पोटेंशियल ज़्यादा होगा। उसके बाद स्कोप की बात करते हैं तो इंटरनेशनल बिजनेस के स्कोप में इंटरनेशनल मार्केटिंग आती है। सीधी सी बात है, IB में जो भी मार्केटिंग होगी वो सिर्फ एक कंट्री को ध्यान में रख के नहीं हो रही है, सो मैनी कंट्रीज़ को ध्यान में रख के जो है ये मार्केटिंग की जाती है। इंटरनेशनल फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट, इंटरनेशनल लेवल पे ही फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज़ जो है इसमें होती हैं। फॉरेन एक्सचेंज, ठीक है, इसमें फॉरेन की करेंसी में जो है वो लेन देन होता है, इसलिए फॉरेन एक्सचेंज भी इसमें यूज़ होती है। और ग्लोबल लेवल का HR, इसमें जो HR होता है, जो ह्यूमन रिसोर्स होता है, वो सिर्फ एक कंट्री का नहीं होता है, क्योंकि डिफरेंट कंट्रीज़ में हमारी वर्किंग चलती है, तो पूरे ग्लोबल यूनिवर्स से जो है या हम जो है अपना HR यहाँ पे चलाते हैं। फीचर्स की बात करें तो लार्ज स्केल ऑपरेशन होते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ इकोनॉमीज़, ठीक है, बचतें बहुत मिलती हैं, डोमिनेटेड बाय डेवलप्ड कंट्रीज़ एंड मल्टीनेशनल कंपनीज़। ये सही बात है, जो डेवलप्ड नेशन होते हैं वो अंडर डेवलप्ड नेशंस को या जो डेवलपिंग नेशंस हैं उनको सम हाउ डोमिनेट करते हैं। बेनिफिट्स टू पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज़, उसके बाद जो पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज़ हैं उनको जो है बेनिफिट्स भी होते हैं। अगर एक कंट्री में उनको लॉस बियर करना पड़ रहा है, दूसरी कंट्री में उनको एक्सेस प्रॉफिट हो जाता है, तो क्या है, वो एक्सेस प्रॉफिट उस लॉस को कवर अप कर लेता है। कीन कंपटीशन, कंपटीशन भी फेस करना पड़ता है, क्योंकि डिफरेंट नेशंस में आप ही अकेले नहीं हैं बिजनेस करने वाले, आपकी तरह और भी बिजनेसमैन होंगे। स्पेशल रोल ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी स्पेशली शेयर हो जाती है। क्या होता है कि जैसे कि अभी कोविड की वैक्सीन थी, अभी इंडिया वालों ने अगर लेट बनाई तो दूसरी कंट्री से हमने जो है इमरजेंसी में उसको परचेज कर सकते थे। सम हाउ ऐसी ही साइंसेस और टेक्नोलॉजी को हम जो है यूज़ कर सकते हैं, अगर हमारे पास टेक्निक डेवलप नहीं हुई है तो दूसरे देशों से हम ले सकते हैं। इंटरनेशनल रिस्ट्रिक्शंस, इंटरनेशनल लेवल पे कई रिस्ट्रिक्शंस हमें फॉलो करनी पड़ती है। लार्ज स्केल ऑपरेशंस, इम्पॉर्टेंस की बात करें तो इंटरनेशनल बिजनेस जो है वो फॉरेन एक्सचेंज को अर्न करता है, फॉरेन की करेंसी हमारे पास आने लग जाती है। उसके बाद ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज हो जाता है, हमारे पास रिसोर्सेज हैं लेकिन डिमांड कम है, हम ज़्यादा प्रोडक्शन कर सकते हैं, तो हम अपनी डिमांड को कैसे बढ़ाएंगे, अपने बिजनेस के एरिया को बढ़ा के। एरिया मतलब दूसरे देशों में बिजनेस शुरू कर देंगे तो एरिया ऑटोमेटिकली बढ़ गया।
बिजनेस बड़े लेवल का हो जाता है तो बिग लेवल के प्रॉफिट अचीविंग के ऑब्जेक्टिव अचीव होने लग जाते हैं, और बिजनेस का रिस्क जो है वो स्प्रेड आउट हो जाता है जब एरिया बड़ा होता है। ऑर्गेनाइजेशन और ज़्यादा एफिशिएंसी के साथ जो है काम करने लग जाते हैं, और हमें जो है गेट बेनिफिट फ्रॉम गवर्नमेंट से कई तरह के बेनिफिट होने लग जाते हैं। एक्सपेंड एंड डाइवर्सिटी, हमें जो है कई तरह की एक्सपेंशन के बेनिफिट मिलते हैं और डाइवर्सिटी के बेनिफिट भी मिलते हैं। साथ ही साथ कंपटीशन की कैपेसिटी भी हमारी इंक्रीज हो जाती है। अप्रोचेस की बात करें तो इसमें हमारी फर्स्ट आती है एथनोसेंट्रिक, पॉलीसेंट्रिक, रीजनोसेंट्रिक और जियोसेंट्रिक। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। और जब हम एथनोसेंट्रिक की बात करते हैं तो बेसिकली इस अप्रोच में जो बिजनेस होता है वो अपने ओन कंट्री के मार्केट को टारगेट करता है, और अगर एक्सेस में प्रोडक्शन हो जाता है तो उसी प्रोडक्शन को जो है वो एक्सपोर्ट करता है। उसके बाद हम पॉलीसेंट्रिक अप्रोच की बात करें तो पॉलीसेंट्रिक अप्रोच में क्या होता है कि जो कंपनीज होती हैं, कंपनीज कस्टमाइज द मार्केटिंग मिक्स टू मीट द टेस्ट, परफॉर्मेंस एंड नीड्स ऑफ द कस्टमर टू ईच मार्केट नेशनल। मतलब इसमें कंट्रीज क्या करती हैं कि जैसे ये कंट्री बिजनेसमैन क्या करते हैं, ये 3 कंट्रीज़ को वो डील कर रहे हैं, तो इस कंट्री में अगर जैसे वो चॉकलेट जो है प्रोवाइड करवा रहे हैं, इस कंट्री के प्रेफरेंस या टेस्ट के अकॉर्डिंग चॉकलेट देंगे, नेम सेम रहेगा। और इसमें जो है, इसमें जैसे स्ट्रॉबेरी फ्लेवर चाहिए तो इसमें वो देंगे, ठीक है। इसमें अगर कोई और फ्लेवर चाहिए तो वो फ्लेवर प्रोवाइड करवाएंगे। मतलब इसमें नीड्स और फ्लेवर को, टेस्ट को ध्यान में रख के जो है काम किया जाता है। उसके बाद जो है रिजोसेंट्रिक अप्रोच है। रिजोसेंट्रिक अप्रोच में क्या होता है, कंट्री ऑपरेटिंग सक्सेसफुली इन अ फॉरेन कंट्री थिंक ऑफ एक्सपोर्टिंग अदर नेबरिंग कंट्री ऑफ द होस्ट कंट्री। इसमें क्या होता है कि दूसरी जो नेबरिंग कंट्री है वो किस तरह से बिजनेस कर रही है उसको जो है ध्यान में रख के हम काम करते हैं। एट दिस स्टेज द कंसर्न सब्सिडरी कंसीडर्स द रीजन एनवायरनमेंट सच एज लॉज, कल्चर, पॉलिसीज़, ठीक है। इसमें जो है वो रीजन के एनवायरनमेंट को भी ध्यान में रखा जाता है बिजनेस करते टाइम, जैसे वहाँ क्या क्या कानून है, कैसा वहाँ का कल्चर है, कैसी पॉलिसीज़ या कैसी वहाँ पे जो है पॉलिटिक्स है, उस चीज़ को ध्यान में रख के ही बिजनेस किया जाता है। जियोसेंट्रिक अप्रोच की बात करें तो इस अप्रोच में कंपनीज analyze the taste, preference and need of the customer in all foreign market and then adopts standardized marketing mix for all the foreign market. तो उसके बाद जो है प्रॉब्लम्स की बात करते हैं कि इंटरनेशनल बिजनेस में हमें कौन कौन सी प्रॉब्लम्स फेस करने को मिल सकती हैं। तो इसमें देखिए फर्स्ट है पॉलिटिकल फैक्टर, हाई फॉरेन इन्वेस्टमेंट एंड हाई कॉस्ट, एक्सचेंज इंस्टेबिलिटी, ठीक है। और उसके बाद आता है कि एंट्री रिक्वायरमेंट्स, ट्रैफिक कोटा, उसके बाद करप्शन भी देखने को मिल सकता है, टेक्नोलॉजिकल पॉलिसीज़ हमें कई बार अफेक्ट करती हैं और क्वालिटी मैनेजमेंट भी अफेक्ट करता है। एंट्री स्ट्रेटजी, हम इंटरनेशनल बिजनेस में कैसे जो है एंटर हो सकते हैं, बाय एक्सपोर्ट करके, जैसे डायरेक्ट और इनडायरेक्टली, ठीक है। उसके बाद लाइसेंस लेके हम डिफरेंट एग्रीमेंट्स के थ्रू जो है लाइसेंस बनवा के अपना पेटेंट जो है वो पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट जो है, टेक्नोलॉजी और प्रोडक्शन प्रोसेसेस और प्रोडक्ट, इनके थ्रू भी हम एंटर कर सकते हैं और लाइसेंस फीस में हमें पे करनी पड़ती है। फ्रेंचाइजिंग में हम दूसरे के काम करने के तरीके को एक कमीशन के बेस पे जो है लाइक परचेज ही करते हैं, और उनके जो भी पैरामीटर्स होते हैं काम को करने के, उसके अकॉर्डिंग हम काम करना यहाँ शुरू करते हैं। उसके बाद फॉरेन असेंबली, इसमें जो है सब्सिडीज़ के बेस पे हम एंटर होते हैं और लोकल असेंबली के बेस पे एंटर होते हैं। ट्रंकी ऑपरेशंस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ट्रंकी ऑपरेशंस में बात आती है कि इसमें स्टाफ ऑफ एन ऑपरेटिंग फैसिलिटी और फॉरेन बायर का जो है हम अचीव करते हैं, उसके बेस पे हम काम करना शुरू करते हैं। उसके बाद फॉरेन प्रोडक्शन सब्सिडरी आती है। फॉरेन प्रोडक्शन सब्सिडरी की हम बात करें तो इसमें जो है एस्टेब्लिशमेंट आती है, ठीक है, और बेसिकली किसी पर्पज़ के ऊपर जो है बेस्ड रहती है। उसके बाद इंटरनेशनल फॉर्म्स भी हम बना सकते हैं सिग्निफिकेंट पोर्शन के बेस पे और इन फॉरेन कंट्रीज़। मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस की हेल्प से भी हम एंटर हो सकते हैं, जिनको हम मल्टीनेशनल कंपनीज भी बोलते हैं। डिफरेंट नेशंस में अपनी कंट्री जो है वो चला के, एक देश हमारा पेरेंट कंट्री होती है और बाकी कंट्रीज़ में जो है हमने अपनी जो है बिजनेस चलाया होता है वो होस्ट कंट्री होती हैं। जॉइंट वेंचर हम चला सकते हैं, जैसे ABC 3 कंट्रीज़ हैं, तीनों कंट्रीज़ के जो है बिजनेसमैन आपस में मिलके जो है एक जॉइंट वेंचर चला लेते हैं और तीनों ही कंट्रीज़ में ये रन होता है। उसके बाद जो है
फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये, ठीक है, इमर्जिंग कॉन्सेप्ट है। इसमें क्या होता है कि डिफरेंट जो कंट्रीज़ होती हैं वो फॉरेनर्स को जो है अलाउ करती हैं, ठीक है, कि आप हमारी कंट्री में इन्वेस्ट कर सकते हैं। इंडिया ने भी तो किया हुआ है, अभी एफडीआई में काफ़ी ज़्यादा कंसेशन दी हुई है, ठीक है। सो इसमें अनदर कंट्री इन्वेस्ट करती है, डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होती है, और इसमें जो है या तो हमारी जैसे कोई कंपनी है उसको बाई करके भी दूसरी कंट्री हमारे यहाँ पे बिजनेस स्टार्ट कर सकती है। एडवांटेजेस की बात करें तो क्या होता है कि इससे हमारी ग्रोथ फास्ट होती है, और हमें जो चीपर इनपुट्स होते हैं उनको भी असेस कर सकते हैं हम, और इससे क्वालिटी भी बढ़ती है और मार्केट अपॉर्चुनिटी बढ़ती हैं, डाइवर्सिफिकेशन हो जाती है। डिसएडवांटेजेस की बात करें तो कई बार हमें कॉस्ट ज़्यादा बियर करनी पड़ती है, फॉरेन रेगुलेशन एंड स्टैंडर्ड्स को जो है ध्यान में रखना भी हमारे लिए एक जो है बाधा बन जाती है, और डिलेज इन पेमेंट्स में डिले हो जाता है। कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर जो है कॉम्प्लेक्स हो जाता है। रीजंस फॉर रिसेंट ग्रोथ इन आईबी में जो है रिसेंट ग्रोथ के रीज़न क्या है? फर्स्ट है एक्सपेंशन ऑफ टेक्नोलॉजी, ठीक है, टेक्नोलॉजी को एक्सपेंड करने की वजह से भी जो है ये बढ़ रहा है। दूसरा है बिजनेस इज बिकमिंग मोर ग्लोबल, ठीक है। तीसरा है लिबरलाइजेशन ऑफ क्रॉस बॉर्डर मूवमेंट, क्रॉस बॉर्डर मूवमेंट में जो है हमें आवाजाही में जो है वो छूट मिल गई है, उसकी वजह से जो है हमारे लिए ये बहुत ही ईजी हो गया है। सो थैंक यू ऑल।